था क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका एक तो मैरिज हो गया और ख़ास करके फीमेल में ऐसा एज में तैयारी कर रहे हैं, कभी हुआ या नहीं हुआ? आपकी सफलता है इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रेय है ना वो ईश्वर को जाता है, और अगर इंसान में बात करूँ तो मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने मुझे मतलब बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। और हर दम वो मतलब सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है कि अगर आप एक ही को लेके बैठे रहे ना तो फिर आपका पूरा छूट जाएगा। तो आपको बहुत फास्ट करना, मतलब एक स्कैनर कैसे स्कैन करता है वैसे आपकी आंखों को, आपकी कॉपी को स्कैन। किसी लोगों का आपको सपोर्ट ऐसा लगता है जो कि हर प्रेशर में आपके साथ हैं, तो आप किसी भी तरह की जंग जीत सकते हैं। तो हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, उसी वजह से मैं ये कर पाई। जब लोग मुझसे पूछते थे कि सिमी तुम कर क्या रही हो, तब मुझे उनको एक्सप्लेन करना बहुत कठिन पड़ता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वो एक बहुत क्रूशियल फेज था मेरी लाइफ का। शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका रहता था आपको? जैसे कोई नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए तो आपका क्या तरीका? हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव है। हमारे चैनल द कुमार अर्जुन पीएससी वाला में एक बार फिर से स्वागत है। हम लेके आए हैं एक नया वीडियो जिनमें हम बताएंगे एक नया संघर्ष, एक नई कहानी। हमारे सामने है डिप्टी कलेक्टर सिमी यादव मैम, जिनका हाल ही में चयन हुआ है और हिंदी मीडियम में देखा जाए तो उनका फर्स्ट रैंक है। मैम से जानेंगे उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा सा आपके बारे में एजुकेशन पता है, मेरा नाम सिमी यादव है और मैं प्रॉपर इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज से किया था। 2014 बैच में पास आउट हूँ। उसके बाद में 2016 में मेरा विवाह श्री राहुल यादव जी के साथ हुआ। तब तक भी मैंने पीएससी करूँगी इसके बारे में सोचा नहीं था। फिर 2018 में मैंने जो है वो तैयारी अपनी स्टार्ट की थी, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जो यहाँ पर आपको ये आइडिया था, मतलब लगा था कि हमको इसी सर्विस मतलब सिविल सर्विसेज में जाना है या फिर और कुछ करना है, ऐसा कुछ डिसाइड था पहले से? देखिए जॉब मुझे करनी है क्योंकि जो मेरी मदर है वो महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के तौर पर कार्य करती हैं। तो मेरी जो मदर हैं उन्होंने मतलब 1998 से लेकर 2008 तक 10 साल तो उन्होंने आंगनवाड़ी में कार्य किया कार्यकर्ता के तौर पर। उसके बाद फिर जब एक व्यापम की एग्ज़ाम हुई थी 2008-9 में, तो उन्होंने पर्यवेक्षक की सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम दी थी महिला बाल विकास विभाग में, और फिर मम्मी का सिलेक्शन उसमें हो गया था। तो जब मेरा मतलब मैं बड़ी हो रही थी तब से ही मुझे एक माहौल तो मिल ही चुका था और अपनी मम्मी को देखा था मैंने, तो मैंने सोचा था कि कुछ करना है। लेकिन पीएससी का फिर भी मुझे मतलब कुछ नॉलेज तब तक नहीं था। तो उसके बाद में मैंने मतलब जब 2014 में मैंने पास किया एमएससी सीएस में, तब भंवरकुआं पे ही कॉलेज था मेरा होलकर साइंस कॉलेज, तब मैं वहाँ जाती थी। तो फिर मैंने वहाँ पे बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की थी, तो बैंकिंग के लिए क्लास ज्वाइन की थी। तो बैंकिंग में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, मतलब मेंस भी निकल जाता था, पीओ का प्री निकलता था, लेकिन मेंस में अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ था मेरा। तो फिर मैंने सेल्फ एनालिसिस किया और फिर आगे जब तक मैं कुछ और बैंकिंग में जाने का सोचती तब तक मेरी जो है वो शादी हो गई थी। तो फिर 2 साल का मेरा ब्रेक रहा, 16 से 18 मैंने घर परिवार को समझा, तो 2 साल का ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद मुझे वापस से मैदान में आना था क्योंकि मुझे कुछ तो करना ही था। फिर उसके बाद भी मेरी एक फ्रेंड जो है वो मुझे बोलती है कि सिमी पीएससी जो है वो एक बेटर ऑप्शन है, तुम्हें जॉब करना है। तो फिर मैंने इसके बारे में जाना और बहुत सारे जो भी अधिकारी वगैरह थे उनके वीडियोस वगैरह देखे, कैसे काम होता है वो देखा। रुझान पहले से ही था लेकिन फिर सिविल सेवा की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा और फिर 2018 में मैंने तैयारी स्टार्ट की। जब 18 का प्री दिया था तब 1-2 महीने की तैयारी थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो प्री भी मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ था। तो चूँकि मेरी तैयारी नहीं थी तो मैंने इसका कोई लोड नहीं लिया। लेकिन फिर 2018 में एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सहायक कुल सचिव का विश्वविद्यालय में जो है वो पीएससी वैकेंसी निकालता है, तो मैंने बहुत कम टाइम मिला था। 19 अगस्त में उसका एग्ज़ाम था और 19 नवंबर को इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने मेंस निकाला 2 महीने की तैयारी में, पुराने पेपर्स में ख़रीद कर लेके आई थी, तो अच्छा खासा मेंस गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इतने करीब जाने के बाद, मतलब शिखर पर जाने के बाद जब आपका पैर फिसल जाए और आप वापस से ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाओ तो बहुत ख़राब लगता है। तब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ गई थी और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, समझ भी नहीं आ रहा था अब क्या करूँ। ऐसा लग रहा था कि
पता नहीं इंटरव्यू किसी का निकलता है या नहीं निकलता, तो बहुत टेंशन में थी। लेकिन फिर मैंने उसके बाद 2018 के बाद से फिर पीएससी की तैयारी की और 2019 का फिर मैंने। मैम जैसे अभी बात कर लेते हैं प्रीलिम्स मेंस का, आपका क्या शेड्यूल रहता था, किस टाइप से आप पढ़ते थे, थोड़ा सा शेयर करेंगे ताकि उससे भी जो एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उनको भी एक आइडिया लगेगा कि इस टाइप से हमें पढ़ना चाहिए, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए, कम समय में एक अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए जो प्री की तैयारी होती है तो इनिशियल लेवल पे तो हमें मतलब 6 महीने मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 1 ईयर तक पूरा प्री का सिलेबस समझने में टाइम लगता है। तो अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या पहले से आपका पीएससी से कहीं नाता रहा है, जुड़ाव रहा है, तो आप मतलब 6 महीने मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहते हैं। और एग्ज़ाम टाइम पे फिर आप 2 से ढाई महीने पहले अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपको प्री के लिए टाइम देना होता है। अब रही बात कि प्री की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, तो देखिए 2020 के बाद से तो सिलेबस चेंज हुआ है। पहले किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी यूनिट क्या है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा रहता नहीं था बाइफर्गेशन। लेकिन अभी पूरी 10 यूनिट में पूरा प्री का सिलेबस बटा हुआ है, तो हमें हर यूनिट पढ़नी होती है और हम हर यूनिट में से एक एवरेज मान के चलते हैं कि इक्वल सबका वेटेज रहेगा। तो मेरे हिसाब से चूँकि ये मध्य प्रदेश की परीक्षा है, तो मध्य प्रदेश के जब हम ओल्ड क्वेश्चंस पेपर निकालते तो हम पाते हैं कि एमपी के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा इनका वेटेज रहता है। तो हमें एमपी पूरा तैयार करना होता है जो हमारे सिलेबस में दिया है, जैसे कि एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की इकोनॉमी, एमपी की संस्कृति, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस का वेटेज रहता है और खेल के क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। यूनिट 10 में अपना आयोग हैं, पहले एक्ट आते थे, अब उनकी जगह आयोग ने ले ली है, तो वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिर एमपी की जो विधायिका है, कार्यपालिका है, वहाँ के प्रश्न बनते हैं। तो इन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और खेल के जो प्रश्न होते हैं उनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब 2019 का जब मैंने प्री दिया था तब तो मैंने बहुत व्यवस्थित पढ़ाई की थी, मतलब, लेकिन 20 का जब मैंने प्री दिया था तब मेरे पास में इतना टाइम नहीं था, मतलब लास्ट के 40 दिन ही बचे थे और कुछ भी प्री के बारे में पढ़ा नहीं था। लेकिन चूँकि पहले प्री दे दी थी तब फिर मैंने इन्हीं स्ट्रेटेजीज पे काम किया था, जैसे कि एक एमपी को नहीं छोड़ के जाना है, फिर आयोग वाली यूनिट को नहीं छोड़ के जाना है, खेल को नहीं छोड़ के जाना है, करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है, तब फिर आपका काम जो है वो वहाँ जैसे ये प्रीलिम्स की बता रहे हैं आप, इसमें ऐसा भी होता है कि आपने बताया कि इस टाइप से पढ़ सकते हैं आप, बहुत सारे फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी जो रिजल्ट आया उसमें कहीं ना कहीं 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से हाई चला गया और 2-3 नंबर से रह ही जाते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ते हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो रही है? बच्चे जो हैं 1 या 2 नंबर से जब प्री उनका रुक जाता है तो बहुत ज़्यादा वो हतोत्साहित भी हो जाते हैं और डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन कोई भी घटना है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर आप सक्सेस नहीं हुए हो तो आप किन्हीं कारणों पे वो असफलता को ढोल देते हो कि इस कारण से ऐसा नहीं हुआ, उस कारण से ऐसा नहीं हुआ, और बच्चे सेल्फ एनालिसिस करते नहीं हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है अपनी वीकनेस वो भी उनको पता है और अपनी जो ताकत है, स्ट्रेंथ क्या है, वो भी उनको पता है। तो हो सकता है उन्होंने टेस्ट पेपर्स नहीं लगाए होंगे या उन्होंने उस फॉर्मेट में प्रिपरेशन नहीं की होगी जैसे पीएससी प्रश्न पूछता है, या उनको ज़्यादा भटकाव रहा होगा, या मतलब वो कठिन पढ़ने के पीछे सरल क्वेश्चंस को भी छोड़ देते होंगे और एग्ज़ाम में सरल ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो प्री का पेपर था अभी आया था, तो वो पेपर बहुत ना ज़्यादा कठिन था और ना बहुत ज़्यादा मतलब सरल भी था, एक मीडियम लेवल का था। अगर एक मीडियम स्टूडेंट भी अगर 2-2.5 महीने या 3 महीने पढ़ता, जिसको पीएससी का पहले का नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो वो आराम से 75 to 80 नंबर आराम से ला सकता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि पटवारी का एग्ज़ाम बीच में आ गया और बच्चों को ऐसा लगा कि पीएससी तो कोई एग्ज़ाम ले नहीं रहा है, तो बच्चों ने क्या किया कि वो पटवारी का पढ़ने लगे और उनको पीएससी के लिए बहुत कम टाइम मिला, 20 से 15 दिन मिले, क्योंकि पीएससी 21 मई को था और 30 अप्रैल के अप्रॉक्स तक पटवारी के एग्ज़ाम चले हैं।
तो बच्चे सोच रहे थे कि नी मामा से काड़े मामा हाथ आ जाए, है ना, मतलब अगर हमको डिप्टी कलेक्टर या पीएससी की कोई पोस्ट नहीं मिलती तो हम क्या करें, एक बैकअप प्लान ले लें और पटवारी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फाइनली हुआ क्या उनके साथ में कि जब पटवारी का रिजल्ट आता है तो ना उनका पटवारी में हुआ, और अभी हालत ये है कि उनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब उनको करना पड़ेगा 1 साल का वेट। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जो है ना वो पूरी तरीके से फोकस रहना चाहिए। जैसे मेरा बैंकिंग में, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बैंकिंग में मेरा हमेशा छूट रहा था, 1-1, 2-2 नंबर से या आधे नंबर से रह रहा था, तो मैंने उसको पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया। फिर जब मैंने पीएससी देना चालू की तो मैंने कभी बैंकिंग नहीं दी, और मैंने भी पटवारी का फॉर्म भरा था, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सबको ये लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो हमको मिल ही जाए। लेकिन मैं बस उसको देने गई थी पेपर, और मैं सिर्फ पीएससी का ही पढ़ती थी। मैं सोचती थी कि अगर ठीक है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मतलब एकदम हंसते खेलते जैसे किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं उस टाइप से दिया था। तो मेरा नहीं हुआ पटवारी में, तो मुझे दुख भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं था। और लेकिन मुझे ये था कि मुझे कोई मलाल भी नहीं रहा कि मेरी तैयारी को, पीएससी की तैयारी को पटवारी ने इफ़ेक्ट किया। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, थोड़ा फोकस रहना चाहिए और अपने आप पे उनको मतलब विश्वास रखना चाहिए। इस बारे में बात करते हैं। मेंस में आप किस टाइप से जो पेपर होता था एग्जाम हॉल में, आप किस टाइप से सोल्व करते थे, उसका टाइमिंग के साथ में कैसे मैनेज करते थे, कहाँ से स्टार्ट करते थे, क्या 3 मार्कर पहले करते थे या 5 मार्कर या 11 मार्कर? देखिए, मेंस में जो है स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है, क्योंकि अगर आप लाख अच्छा रिविजन करके चले गए और वहाँ पे आपकी कॉपी में आप नहीं पा रहे, आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है, तब फिर आपका पेपर वहाँ पे छूट जाएगा। और अगर आपका पेपर छूटता है तो समझ लीजिए कि आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के वो वहीं से कम होने लगते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पेपर से मैं बात करती हूँ। फर्स्ट पेपर में जब हिस्ट्री रहता है तो फर्स्ट पेपर में हमको 1 वीक पहले से उसकी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, 1 वीक पहले से। और उसके बाद के जो 5 पेपर बचते हैं, पेपर नंबर 2 से लेके 6 तक के पेपर, उनका उन 7 दिनों के पहले ही हमारा अच्छा खासा रिविजन हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमको जो है वो बाद में रिविजन का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 6 दिन की एग्जाम होती है, बैक टू बैक पेपर होते हैं, पेपर्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको पहले से पढ़ के रखनी होती है। और 7 दिन पहले से ये मेरा मानना है, अगर आप कोई बच्चा किसी और चीज़ में कंफर्ट है तो वो बिल्कुल वैसा कर सकता है। मैं 7 दिन पहले से या 5 दिन पहले से फर्स्ट पेपर को इसलिए पढ़ती थी क्योंकि देखिए कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी रहती है तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि 2019 का जो एडिशनल मेंस हुआ था उसमें बच्चे फर्स्ट पेपर में प्रेजेंट थे, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर बिगड़ा तो फिर सेकेंड पेपर में वो बच्चे आए नहीं थे, एब्सेंट थे। तो अगर हमारा पहला पेपर अच्छा जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो पहला पेपर हमारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। इसलिए मैं 5 से 7 दिन का टाइम उसको देती थी, और उसके पहले कि मैं सारे 5 पेपर हैं उनका रिवीजन अच्छे से करके रखती थी। फिर उसके बाद में जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो अपने को आधे घंटे पहले कम से कम वहाँ पे पहुँचना चाहिए, और फर्स्ट डे तो आपको 1 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ताकि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, रास्ते में भी आपको कोई हड़बड़ी नहीं लगे। अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी पंचर होती है, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपका जो हार्ट बीट है वो एकदम लेवल पे रहे, आपको कोई टेंशन नहीं रहे, और बहुत अच्छे से आप अंदर से काम रहो। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। फिर जब हम एग्जाम में जैसे हमको पेपर मिलता है तो मैं क्या करती थी कि एक सनसनी नज़र जो है वो पेपर पर डाल देती थी, ताकि मुझे पता चल जाता था कि पेपर कैसा आया है और मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे समझ में आ जाता था। वैसे आपको एक बात बताऊं कि अगर हम पढ़ के जाते हैं ना तो पेपर कितना भी टफ आ जाए हमसे बनता है, और अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, केवल आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो एग्जाम में मजाक करने गए नहीं हो, पढ़ के गए हो। तो अगर टफ है तो आपको ज्यादा अधीर नहीं होना है, वो सबके लिए टफ है। और अगर सिंपल है तब भी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए सिंपल है। और ज्यादा खुशी में आप गलत करके आ जाओ तो आप क्या करो कि पेपर को एकदम सनसनी निगाहों से पढ़ लो। और फिर मैं 3 मार्कर के पेपर जो है वो स्टार्ट करती थी। 1.5 घंटे का समय हमको मिलता है पार्ट ए के लिए, और 1.5 घंटे का समय मिलता है पार्ट बी के लिए। दोनों कॉपी आपको एक साथ वहाँ पे दे दी जाती है। तो आपकी इच्छा हो तो आप पहले ज्योग्राफी वाला पोर्शन अटेंड कर लो, और आपकी इच्छा हो तो पहले आप हिस्ट्री वाला अटेंड कर लो। तो मुझे तो थोड़ी हिस्ट्री से प्रॉब्लम ही थी, तो मैं क्या करती थी कि मैंने पहले ज्योग्राफी का पेपर अटेंड कर लिया था।
दोनों कॉपी आपके पास है, 3 घंटे में आपको दोनों कॉपी लिखनी है। तो आप पहले कोई सा भी पेपर अटेंड कर सकते हैं। आप हिस्ट्री का आपको अटेंड करना, आप वो कीजिए, आपको ज्योग्राफी करना, आप वो कीजिए। बस एक गलती ये मत कीजिए, 1.5 घंटा दोनों को इक्वल देना। आप ये सोचो कि यार इसको मैं 2 घंटे दे दूं, पहली कॉपी मैंने लिखी और उसमें 2 घंटे बिता दिए, अब बचा 1 घंटा, तो डेफिनेटली दूसरा पेपर छूटना है, आपका पार्ट भी छूटना है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात आती है 3 मार्कर के क्वेश्चंस की। तो 3 मार्कर के चूंकि 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 से 20 मिनट में हमारे वो 15 क्वेश्चंस बिल्कुल हो जाने चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट उसमें रहना चाहिए। मतलब हार्डली आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 से सवा मिनट का ही टाइम वहाँ पे मिलेगा। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो फिर आपके 5 मार्कर छूटेंगे और आपके 11 मार्कर छूटेंगे डेफिनेटली। तो इतनी स्पीड होनी चाहिए। और 3 मार्कर मतलब आपको ऐसे रटे होने चाहिए एकदम, ताकि वहां पे पेन नहीं रुके। अगर मान लीजिए कि पेन रुका तो 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आपका सोचने में बर्बाद हो गया, फिर वहीं से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और फिर आपका पेपर बिगड़ने लगता है। तो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बिल्टअप होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटे। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हम पढ़ के जाएंगे, जब हम रिविजन करके जाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं कि प्री निकाल लेते हैं मजाक मजाक में, और मेंस के ना तो नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और ना कोई उनकी तैयारी हो पाती है पूरी, बस ऐसे ही चले जाते हैं उठ के। तब फिर क्या होता है कि वो हर बार प्री निकालते हैं और हर बार उनका मेंस जो है वो होता नहीं है, और वो उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या है, किस्मत साथ में दे रही। देखिए, किस्मत मैटर करती है, लेकिन जो मेहनत करता है, मेहनत वो चाबी है जो कि किस्मत के ताले खोल देती है, किस्मत के दरवाजे खोलती है। तो मेहनत आप कीजिए, आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ के जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट रेशियो वहां पे सही बैठेगा। फिर 3 मार्कर के बाद में मैं क्या करती थी, 11 मार्कर के क्वेश्चंस को पहले अटेंड करती थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये बात थी कि 3 मार्कर में अगर कुछ प्रश्न जो है जो बिल्कुल भी नहीं आते हमको, तो उसमें तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि वहां पे आपका इंप्रेशन बहुत खराब हो जाता है। क्योंकि 1 या 2 लाइन में क्वेश्चंस लिखना होते हैं और उसमें ही आप तुक्केबाजी करके आ लो, गलत आंसर लिख के आ लो, कुछ भी नहीं पता आपको जैसे उसके बारे में, तो फिर आप उसको बिल्कुल छोड़िए। तो अगर 3 मार्कर के 3 क्वेश्चन छूट गए या 4 क्वेश्चन छूट गए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं छोड़ के आई हूँ 3 मार्कर के 2 से 3 या किसी पेपर में 4 क्वेश्चन अब नहीं बन रहा है तो कहाँ से? क्योंकि मैंने एक बात बोली, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं, है ना। तो ये चीज रहती है। तो 3 मार्कर आप छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि 15 में से 10 छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं करना है। तो जनरली 2 या 3 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं 3 मार्कर के। उसके बाद में मैं 11 मार्कर क्वेश्चंस करती थी, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट मैंने कुछ ऐसा बनाया था। बहुत सारे बच्चे 5 मार्कर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सबकी अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन हाँ, वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। जितना प्रैक्टिकल करना है वो आप टेस्ट सीरीज में कीजिए। मैं टेस्ट सीरीज भी हमेशा इसी फॉर्मेट में देती थी, तो फिर मैंने वहां पे भी वही फॉलो किया। तो आप नया एग्जाम हॉल में कुछ भी ट्राई मत कीजिए, आपको जितना ट्राई करना है वो सब आप टेस्ट सीरीज में कीजिए। तो 11 मार्कर में मैं हमेशा ये माइंड में बात सेट करके जाती थी कि 11 मार्कर कैसा भी आए मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ के गई हूँ। कोई आउट ऑफ सिलेबस एकदम से तो क्वेश्चन आ नहीं जाएगा जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो थोड़ा बहुत भी पता है तब भी लिख कर आना है। और उसमें कुछ ना कुछ डायग्राम जरूर डालना है, कुछ ना कुछ चार्ट हमको डालना है, या कुछ टेबल डालनी है, या कोई मैप डालना है। ये डिमांड होती है 11 मार्कर की, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें हमको उसको डायग्राम के थ्रू समझाना जरूरी होता है, इंप्रेसिव रहता है। अगर आप थ्योरी लिख कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि इतना ज्यादा इंप्रेसिव वो लगे ना, और उसमें इंट्रोडक्शन हमको जरूर देना होता है, उसमें हमको उपसंहार देना होता है। तो इस तरीके से ये फ्रेमिंग हमारी। पहले रीडिंग में नोट्स बना लेना चाहिए या फिर 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए उसके बाद बनाना चाहिए? नोट्स का ऐसा है कि हम इसको पहले बना ले तो ज्यादा सही है। तो नोट्स जो हैं वो हमको 3-4 सोर्स से बनाना चाहिए। कभी भी एक बुक पे या किसी एक सोर्स पे हमको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मेरी हमेशा ऐसी आदत रहती थी कि मतलब मैं 3-4 जगह से चीज़ों को पढ़ती थी, और फिर जो टॉपिक जिस जगह पे जिस सोर्स में मुझे अच्छा लगता था उसको मैं अपनी कॉपी में नोट करती थी। और कभी उसकी भाषा बहुत ज़्यादा टफ है तो मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखती थी। तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाती थी और पहले ही प्रिपेयर कर लेती थी। अच्छा, जैसे बात करते हैं मैम, आप कितने टाइम
कितना समय देते थे पढ़ने में? ये रहता है मार्केट में क्या 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए, इतना टाइम पढ़ना चाहिए, घंटे मायने रखते हैं? आप कितना पढ़ रहे हो वो मायने रखते हैं? देखिए, घंटे जो है वो मायने रखते हैं, लेकिन अगर आप उसमें आपको कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है तो फिर घंटों का भी कोई मतलब वहाँ पे रह नहीं जाता। आप 10 घंटे सिर्फ हाथ में किताब लेके बैठ गए और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है तो फिर वो वहाँ पे क्वालिटी स्टडी नहीं कहलाएगी। तो आपको क्या करना होता है कि आप जैसे फ्रेशर हैं या आप नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं या आपका 1-2 साल का गैप हो गया है, आपका करीब पहले मेंस आप नहीं दे पाए थे, अब आपको मेंस देना है 2 साल के गैप के बाद, तो आप शुरुआत छोटे घंटों से कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम 3 से 4 घंटे की हमने स्टडी करी, फिर हम अपने घंटे बढ़ाते गए, फिर हम 5 घंटे 6 घंटे तक लाए। और आप क्या करो कि एक ही सब्जेक्ट को 6-6 घंटे 4-4 घंटे मत पढ़ो। आप जैसे कि 2 घंटे आपने पार्ट ए का हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर आप 2 घंटे साइंस को दे दो, 2 घंटे आप इकोनॉमी को दे दो, 2 घंटे पॉलिटी को दे दो। तो इस तरीके से बाइफरकेशन अगर आप करके पढ़ेंगे और टाइम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आप फोकस्ड भी रहेंगे, आपका मन भी लगेगा और जो स्टडी है वो उसमें प्रोडक्टिविटी भी आएगी। तो इस तरीके से हम रिवीजन करना है, क्योंकि अभी मतलब जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा वास्ट हो गया है। देख सकते हैं आप, जो मैम ने वीडियो में बताया था, जो कॉपी दिखा रहे थे आपको, जो आंसर राइटिंग का जो कॉपी है ये 3rd पेपर का है। देख सकते हैं ये मैम का ही है। अब किस टाइप से मैम ने प्रेजेंटेशन किया है, ये 3 मार्कर देख सकते हैं आप। इस टाइप से आपको भी सारे आंसर को अटेम्प्ट करना है और इस टाइप से ही कंटेंट लिखना है। ये 5 मार्कर में है, 5 मार्कर में देख लीजिए। नंबर भी काफ़ी मतलब 5 में से 3.5-3 ऐसे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया है। और हर क्वेश्चन का जो ये रहता है कंटेंट, वो भी देख सकते हैं आप। इसके बाद कहीं पर फ्लो चार्ट वगैरह कुछ देख सकते हैं, इस टाइप से भी ट्रायंगल वगैरह में भी दिखाया, इस टाइप से इसमें कुछ अलग है। हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग है। ये 11 मार्कर है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये कुछ डेरिवेशन वगैरह है, इसका भी देख सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब मिली, सबसे ज़्यादा बेकार टाइम कब मिला आपका? देखिए, सबसे ज्यादा खुशी तो डेफिनेटली जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मुझे मिली थी। और वो खुशी कुछ इतनी ज्यादा सेलिब्रेट हो गई कि वो अभी तक भी उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो क्रूशियल टाइम था मेरी लाइफ में वो कोरोना के समय था, क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2018 में, और उसके बाद जो 2019 में लॉकडाउन लगा था, और पहले तो उसकी मेंस हुई नहीं, साल भर मेंस लेट हुई, फिर उसके बाद में मेंस का रिजल्ट नहीं आया, फिर मेंस का रिजल्ट रिवाइज हुआ, तो उसमें ऐसा लगा कि हे भगवान 19 की मेंस से तो बाहर नहीं हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2020 का इंटरव्यू उनको लेना था, फिर जनवरी में उन्होंने नहीं लिया, फिर वो कैसे कैसे करके जाके अप्रैल में हुआ, फिर उसका भी बोल रहे थे कि अब उसका भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही क्रूशियल और बहुत भयानक टाइम था वो, क्योंकि मैं गृहिणी भी हूँ और मेरे पे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। 2018 से मैंने तैयारी चालू की, 2023 में मुझे रिजल्ट मिला। तो वो मैम जैसे अभी जिनका इंटरव्यू है 17 को मेंस है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या गलती ना करें? देखिए, आज जो है वो 14 तारीख हो गई है और अभी 17 से उनका मेंस है। तो वो लोग फर्स्ट पेपर का रिवीजन बढ़िया तरीके से करें और किसी फालतू ऐसे क्वेश्चन में ना उलझे। किसी फ्रेंड के थ्रू उनको कॉल करके पूछा जाए, है ना। जितना उनको आता है, नया कुछ भी ना पढ़े, जो आता है उसी का केवल उनको रिवीजन करना है। और आगे के पेपर्स का ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि हमने अगर पहले रिवीजन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजी में हमारा फंडा क्या है कि एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही पूरे 6 पेपर की तैयारी होती है। तो जो सिंसियर बच्चे हैं, जो रियल में मेंस दे रहे तैयारी करके, उनको यही बोलूंगी कि अगर अभी उनका रिवीजन फर्स्ट पेपर का वो कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड से लेके 6 पेपर तक का नहीं कर पा रहे, तो उनको उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरा डेटा फिट होता है और जब हम एग्जाम वहां पे जाके देते हैं तो हमें सब याद आता है, ठीक है। तो फुल्ली कॉन्फिडेंट रहो, अपने ईश्वर को याद करते रहो, भगवान पे भरोसा रखो
और तैयारी करते रहो। अभी ये वाले समय में जो है थोड़ी नींद का त्याग करना होता है, क्योंकि समय बहुत क्रूशियल होता है। और खास करके देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर तक ही आपको प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी 3 दिन सोने की। जब मेरा ये 3 पेपर रहते थे ना, तब मैं जब पेपर 10 बजे से स्टार्ट होता था तो मैं 6 बजे उठती थी। 6 से 7 1 घंटे कॉपी के पेजेस पलटा लेती थी और फिर 7 से 8 तैयार होना, और ऐसे करके 9 बजे तक मैं घर से निकलती थी, 8:30 9 बजे तक, और सेंटर पहुंच जाती थी 9:15 तक। फिर उसके बाद जब घर आते थे, 1 बजे पेपर छूटता था, तो घर आते आते कभी 2 बज जाती थी, और अगर आपका सेंटर दूर है तो आपको 2:30 या 3 भी बज जाती थी। तो फिर मैं घर आके खाना खा के और 4 बजे तक बढ़िया सोती थी। नींद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। और फिर 4 बजे से जो है वो मैं पढ़ना चालू करती थी। तो रिवीजन करना होता है, बहुत फास्ट रिवीजन करना होता है। मतलब ये जैसे कि अगर मेरे सामने ये बुक रखी है, पूरा रिवीजन करती थी। बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, तो हो सकता है उनकी कुछ अलग कैपेबिलिटी हो, लेकिन मैं इसमें ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो रिवीजन का ऐसा होता था कि मतलब रात के 2 बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे, 4 भी बज जाते थे, मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं होता था। तो मैं ठान लेती थी कि नहीं यार, रिवीजन तो करना है, चाहे सुबह की 6 क्यों ना बज जाए, क्योंकि सिर्फ मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में प्रॉब्लम है। फोर्थ पेपर से तो मुझे कंफर्टेबल होना है, क्योंकि इथिक्स का जो पेपर रहता है उसका सिलेबस बहुत नॉर्मल रहता है, तो आराम से हो जाता है वो। तो उसके लिए तो रात को ज्यादा जगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और हिंदी भी बहुत आराम से होता है, और ऐसे भी बहुत आराम से होता है। तो जो मेहनत आपकी रहती है ना, वो शुरू के 3 दिन की रहती है। तो 3 दिन अगर आपने नींद को कंट्रोल कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, रिविजन कर लिया, तो आने वाला जो समय है ना वो आपका है। मैम आपका इतना अच्छा रैंक लगा है, मतलब हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक, और देखा जाए तो थर्ड रैंक है ना। उम्मीद थी कि इतना जो है आपको ये मिल जाएगा, रैंक मिल जाएगा? देखिए, जब मैं इंटरव्यू देकर बाहर आई थी ना, तब मुझे बहुत हैप्पीनेस थी, और मैं अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाई थी कि सिलेक्शन मेरा पक्का है। मेरे हस्बैंड और मेरे फादर मेरे साथ में गए थे मुझे इंटरव्यू दिलाने के लिए, तो मैं एकदम हंसती खिलखिलाती हुई बाहर आई थी गेट से। तो वो देख के समझ गए थे कि हाँ, अच्छा रिजल्ट होने वाला है। तो मुझे कॉन्फिडेंस तो था कि सिलेक्शन होगा, और इतना भी कॉन्फिडेंस था कि सेकेंड क्लास पोस्ट कोई मिलेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया और रैंक लगी एकदम से, और फिर मैंने जब अपने मार्क्स देखे, तो मेरे मार्क्स फर्स्ट और सेकंड रैंक से भी हाईएस्ट थे मेंस में। केवल इंटरव्यू में ही 2-4 नंबर का हेरफेर था, जिनकी वजह से, और जो सेकंड टॉपर थी उनके केवल मुझसे 0.5 मार्क्स जाता है। तो ये चीज मैंने नहीं सोची थी। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि मुझे सिलेक्शन लेना है। मैंने कभी रैंक के लिए पढ़ाई नहीं की। जब आप सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ते हो और बहुत एफर्ट देकर पढ़ते हो ना, तो फिर आपकी रैंक जो है वो आराम से लगती है। आपको रैंक के बारे में कभी वैसे सोचना नहीं चाहिए। मुझे बहुत मोटिवेट भी किया, जब एग्जाम नहीं हो रही थी तब भी, जब एग्जाम हो रही थी तब भी मुझे बहुत कंफर्ट लेवल में उन्होंने रहा, और जो मेरे काम रहते थे कई दफे वो कर लेते थे, और कई बार वो इरिटेट भी हुए, क्योंकि बहुत लंबा सफर है 5 साल का। इतने लंबे सफर में कभी पीएससी की तैयारी होती नहीं है, 1 या 2 साल बहुत से बहुत हो गए। तो ये जो क्रूशियल टाइम मैंने फेस किया, और मेरे जो साथी जिन्होंने ये एग्जाम दी, तो सभी ने फेस किया ये, क्योंकि कोरोना आया और ओबीसी आरक्षण का केस फंसा। तो इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, वो काम मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया, तो उनके सपोर्ट के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। मैम उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे जो फीमेल जैसे मैरिड हैं, जैसे आपने कर दिखा है, क्या वो भी बिल्कुल कर सकते हैं? देखिए, मैं कर सकती हूँ, तो मैं भी आपके बीच में से हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, और सपोर्ट लेने की कला भी आप में आनी चाहिए। आप सामने वाले को ये दिखाइए कि हाँ, आप में एबिलिटी है, तो वो आपका डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके गुण ढंगी ठीक नहीं है, तो कोई फिर आपको क्यों सपोर्ट करेगा? तो सारी चीजें जो है ना, वो आपसे स्टार्ट होती हैं। तो आप इस काबिल बनिए कि लोग आप पे विश्वास कर सकें, आप लोगों को ट्रस्ट में ला सके, और लोग आप पर जो है वो अपना ट्रस्ट जो है वो दिखा सके और आपका सपोर्ट कर सके। तो सारी एबिलिटीज हम में है, हम अपने आप को सेल्फ एवेल्यूट करें कि हम क्या हैं, और फिर हम पूरी दुनिया को जो है वो अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। अभी बस लास्ट में आपसे वीडियो का एंड करता हूँ, बस ये पूछना चाहूंगा जिनका अभी रिजल्ट आ गया है, उनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ है। 2018 में मेरा भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में नहीं हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू में 1 नंबर से रह गई थी। तो मैं चाहती तो तब स्टॉप कर सकती थी अपने आप को। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार हम तो पीएससी के लिए बने ही नहीं, चलो स्टॉप करते हैं, कुछ और देखते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, अगर आपने इतनी मेहनत की है ना, तो आप एकदम और भरिए,
पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि अभी आप फ्रेशर नहीं है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप उन सारे नए बच्चों से ज्यादा एक कदम आगे हैं। और जो आपसे गलतियां हुई हैं आप उनको दोहराए ना, अपने टीचर्स का मार्गदर्शन लेते रहें। जो ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे आप थोड़ा दूर रहें। जो लोग आपकी गलतियां बताते हैं उनको आप ध्यान से सुने, है ना। जो लोग आपकी हद से ज्यादा तारीफ करते हैं उनसे भी थोड़ा चौकन्ना रहें और अपनी गलतियों पे काम करें। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएं, ऑल क्वेश्चंस पेपर देखें और टीचर से आपके संपर्क में है। तो मेरा मानना है अगर लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं चिपक जाओगे, और अगर छोड़ दिया तब तो बात ही खत्म होगी। मैम थोड़ा सा इंटरव्यू का कुछ आपका मार्क्स शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ बता सकते हैं इंटरव्यू में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू में मेरे 146 मार्क्स थे 175 में से। तो इंटरव्यू में हमको सेल्फ़ कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हमें करना चाहिए। आप डरे हो कर जा रहे हो वहाँ पर, या आप सोच रहे हो कि यार आपको इंटरव्यू में किसी ने ऐसे इनवाइट कर लिया है, तो ये मेंटेलिटी रख के आपको जाना नहीं चाहिए। आपने प्री निकाली है, आपने बहुत मेहनत करके मेंस निकाली है, और आपने इंटरव्यू का मौका आपके लिए खुद बनाया है, वो आपको कोई खैरात में नहीं मिला है। तो आप घबरा के वहाँ पे क्यों जाओगे? अगर आप घबरा के गए मतलब कि आप अपने आप को वहाँ से बाहर खुद कर रहे हो, आप उसके ज़िम्मेदार हो। तो आप घबराओ मत। सबसे पहले तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, घबराहट सभी को होती है, लेकिन आप लंबी गहरी सांस ले सकते हो, अपने ईश्वर को याद कर सकते हो, अपने वेल विशर से बात है तो आप उनको बेझिझक सॉरी बोलें, पोलाइटली एकदम सॉरी बोलें। आप उनको बनाने की कोशिश ना करें कि आपको आता है, आप उनको ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आप बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि वो आपसे 100 गुना ज्ञानी हैं, उनको बहुत नॉलेज है और वो बहुत बच्चों के इंटरव्यू वहाँ पे ले चुके हैं। तो आपकी ज़रा सी चालाकी आपको वहाँ पे भारी पड़ सकती है, तो बहुत एकदम नॉर्मल जाइए। और जो कोचिंग संस्थानों में माहौल रहता है, इंटरव्यू के प्रति हवा रहता है। तो आपने देखा कि मैम ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया प्री का भी, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी। जिनका भी 17 को मेंस है या जिनका अगस्त में इंटरव्यू है उनके लिए भी काफ़ी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बस ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका मेंस है, जिनका इंटरव्यू है, ताकि वो कुछ गलतियाँ हो सकती है तो वो गलतियाँ दोहराए नहीं। बस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं, कुछ भी हमें और भी इसके अलावा कोई प्रश्न पूछना चाहिए, तो हम लगातार जो भी इंटरव्यू लेंगे उनमें उनको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।